नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में समकालीन विश्व राजनीति की किताब का अंतिम अध्याय 9, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। और आज है हमारा इसका लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 हम लोग कवर कर चुके हैं और लेक्चर 1 में हम लोगों ने जाना कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है। इसके अलावा हम लोगों ने यह भी जाना कि वैश्वीकरण के क्या कारण है, किस कारणों के कारण वैश्वीकरण एक बड़े स्तर पे फैला हुआ आज हमें दिखता है। आज हमारे क्या क्या टॉपिक होंगे गुरुदेव, तो आज हम चर्चा करेंगे बेटा उसके प्रभाव की। और प्रभाव कौन कौन से हैं? राजनीतिक प्रभाव है और सांस्कृतिक प्रभाव है। इन दो प्रभावों की हम लोग चर्चा आज के लेक्चर में करेंगे और आपके रिजल्ट पर एक अच्छा प्रभाव ही रहे, इसलिए लर्निंग आर्ट्स लेकर के आया है कक्षा 12 अर्थशास्त्र, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान और कक्षा 12 भूगोल के शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद कोर्सेज से आपका प्रभाव आपके पूरी कॉलोनी पे, पूरे राज्य पर हो, आप टॉपर बने। इसलिए ये कोर्सेज है जिन कोर्सेज में आपको मिलेंगे डाउट सॉल्विंग ग्रुप। आप पढ़ोगे तो डाउट आएगा और डाउट आएगा तो हम सॉल्व करेंगे। आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स, आपको मिलेंगे हर क्लास का, हर वन शॉट का पीडीएफ, जिससे आपको वीडियो को रोक रोक करके लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। आप आराम से पूरा पीडीएफ पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ सब कुछ आपके पास आएगा। इसके अलावा आपके होंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट और क्लास 12 में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होते हैं मॉडल पेपर। तो हर मोड को मॉडल पेपर भी कराए जाएंगे जिससे आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। अब इन सभी कोर्सेज को, किसी भी कोर्स को लेने के लिए आप इन 2 नंबरों पे कॉल करें और टीम को कहे कि सर मैम हमारे ये वाला कोर्स स्टार्ट कर दीजिए। और कोर्सेज मिलेंगे आपको आपकी अपनी एप्लीकेशन, लर्निंग आर्ट्स की एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो कोई भी बच्चा ना चूके, उसको पहले ही प्राथमिकता पर डाउनलोड करें और टीम को कॉल कर करके ये कोर्स परचेज करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपन अपने आज के लेक्चर को। राजनीतिक प्रभाव। देखिए बच्चों, जो वैश्वीकरण है हम पहले ही देख चुके हैं कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। वैश्वीकरण को सिर्फ आप एक ये कह दो कि वैश्वीकरण तो एक आर्थिक परिघटना है तो हम गलत है, ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ करके आ चुके हैं। या हम सिर्फ ये कहें कि वैश्वीकरण तो एक सांस्कृतिक परिघटना है तो भी हम आधी अधूरी बात कर रहे हैं। वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव भी है, वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव भी है और वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव भी है। तो इसलिए वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन पॉलिटिकली भी है, इकोनॉमिकली भी है और कल्चरली भी हमें देखने को मिलता है। तीनों बेसिस पर देखने को मिलता है। जब हमारे प्रभाव तीनों हैं, राजनीतिक प्रभाव भी है, आर्थिक प्रभाव भी है और सांस्कृतिक प्रभाव भी है, तो हम तीनों को कवर करेंगे। बट आज के लेक्चर में हम राजनीतिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभावों की चर्चा करेंगे। आर्थिक प्रभाव ज्यादा बड़े हैं तो इसलिए हम उसको आगे के नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जिससे कि कोई भी चीज आपसे छूटे ना और आसान भाषा में और कम समय में आपको बेहतर से बेहतर चीज समझ में आ जाए। तो अभी हम लोग फोकस करते हैं पॉलिटिकल जो इफेक्ट्स है, पॉलिटिकल जो इंपैक्ट हुआ है ग्लोबलाइजेशन का, राजनीतिक प्रभाव जो हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। राजनीतिक प्रभाव होने का अर्थ क्या है? देखिए, जब हम ये कह रहे हैं कि वैश्वीकरण का अर्थ ये है कि कोई भी कंपनी यहां हमारे देश में आकर करके निवेश कर सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है, पैसा लगा सकती है, फैक्ट्री बना सकती है, बाहर से हम कोई सामान खरीद सकते हैं, हमारे सामान बाहर जा सकते हैं। तो यहाँ पर राजनीति का जब भी शब्द आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला जो शब्द दौड़ता है वो दौड़ता है सरकार का, गवर्नमेंट का। किसका? सरकार का। तो सीधा सा यहाँ पर मुद्दा यह आता है कि इस वैश्वीकरण से बाहर की कंपनियों का भारत आना, हमारी कंपनियों का बाहर जाना, बाहर से सामान खरीदना, हमारा बाहर सामान बेचना, इन सबका प्रभाव सरकार पर क्या पड़ेगा, सरकार की शक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या इस वैश्वीकरण के कारण सरकार कमजोर हो जाएगी या सरकार मजबूत हो जाएगी? यह हमारे राजनीतिक प्रभाव में है, यह हमारे पॉलिटिकली जो इंपैक्ट है उसमें है। तो आइए जानते हैं कि क्या स्थिति होगी राज्य की या सरकार की। वैश्वीकरण की समकालीन प्रक्रियाओं के प्रभाव के बारे में जारी बहसों में एक ये है कि इसका राजनीतिक असर क्या होगा। तो देखिए, वैश्वीकरण की जो समकालीन प्रक्रिया है उसका जो प्रभाव है, उसमें जो भी डिबेट्स अभी चल रही हैं उनमें सबसे बड़ा यह है कि इसका राजनीतिक असर क्या होगा, इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या रहेगा, क्या होगा, वो एक बड़ा सवाल है। राज्य की संप्रभुता की परंपरागत धारणा पर वैश्वीकरण का असर कैसा होता है? और राज्य की जो संप्रभुता होती है, संप्रभुता का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, सॉवरेनिटी मतलब एक प्रकार से बिल्कुल आजाद है, फ्री है, ठीक है। तो और जो देश होता है उसमें जो सबसे बड़ी सत्ता है वो राज्य है, मतलब सरकार है, शासन है। तो वो शासन की संप्रभुता है, जो फ्रीडम है, जो परंपरागत रूप से उनके पास चलती हुई आ रही है, हर समय उनके पास रही है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब हम सीधे से आमतौर पर यह कह सकते हैं कि राज्य की, शासन की, सरकार की शक्तियों पर
पर, उनकी कार्यप्रणाली पर क्या प्रभाव इस वैश्वीकरण से पड़ता है वो देखेंगे। हम यहाँ पर राज्य की शक्तियां जो कम हुई हैं एक बार उस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या वैश्वीकरण से राज्य की शक्तियों में कमी आई है, और यह भी देखेंगे कि राज्य कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के बाद थोड़ा ज्यादा ही ताकतवर हुआ है, ज्यादा ही पावरफुल वैश्वीकरण के बाद राज्य सरकार हुई है। इस सवाल का जवाब देते समय हमें कम से कम 3 पहलुओं का ध्यान रखना होगा। तो जब हम ये कह रहे हैं कि जो वैश्वीकरण है उसका राजनीतिक प्रभाव क्या हो रहा है, राज्य पे क्या प्रभाव हो रहा है, तो कम से कम जब हम इस सवाल का जवाब दे रहे हैं तो हमें 3 पहलुओं पर 3 चीजों को ध्यान रख करके बात करनी होगी। क्या क्या है देखते हैं। सबसे सीधा सरल विचार यह है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता यानी सरकारों को जो करना है उसे करने की ताकत में कमी आती है। तो पहली जो बात है वो यह है कि राज्य की जो क्षमता है ना, वैश्वीकरण के कारण राज्य की जो क्षमता है सरकारों में जो करना है उसकी ताकत में कमी आती है। देखो कैसे आती है वो सुनो। एक्चुअल में कोई भी, देखो बेटा, पहली बात यह कि कोई भी जो व्यवस्था होगी, कोई भी सिस्टम जो भी होगा, उसकी कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ दोनों रहती है। आज वैश्वीकरण है, इस वैश्वीकरण ने सरकार की ताकत कम भी करी है और ताकतवर भी बनाया है। कैसे है? तो जब वो ये कह रहा है कि सरकार की ताकत कम हुई है तो हम ऐसे बनकर के जवाब देंगे कि जैसे हम मानते हैं कि वैश्वीकरण से सरकार की ताकत कम हुई है। और जब अगर सवाल यह बनता है कि सरकार की ताकत मजबूत हुई है, ताकतवर हुई है, तो फिर हम उस प्रकार से जवाब देंगे। हम एक्चुअल में अपन न्यूट्रल है, अपन न्यूट्रल बेसिस पर है कि हाँ वैश्वीकरण से फायदा भी हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है, सरकार की ताकत बढ़ी भी है, कम भी हुई है। बट डिपेंड ये करता है कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या सरकार की ताकत में कमी आई है, तो हम कहेंगे हाँ आई है। और ये कहा जाए कि सरकार की ताकतवर बनी है वैश्वीकरण के बाद, आप इसको समझाइए, बिल्कुल समझाएंगे। हमें यह भी पता रहेगा, आगे मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से सरकार ताकतवर भी हुई है। तो सब कुछ जो है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो अब भी अगर यहाँ पे ये कह रहा है कि राज्य की क्षमता यानी जो सरकारों को जो करना था और उसको करने की ताकत में कमी आती है, वो कैसे आती है वो देखो। अपन उदाहरण लेते हैं, भारत का ही लेते हैं। आप सभी को पता है कि 1947 से लेकर के 1991 तक भारत कैसी अर्थव्यवस्था था? मिश्रित अर्थव्यवस्था था। तो आप बोलोगे गुरुदेव आज कौन सी है? तो आज भी मिश्रित ही है, जहां पर समाजवाद और पूंजीवाद का मिक्सचर है, जहां पर सरकार और निजी संस्थाएं दोनों मिलकर के काम करती है। परंतु 1947 से लेकर के 1991 तक भारत मिश्रित होने के बावजूद भी झुकाव किधर था? समाजवाद की तरफ ज्यादा झुकाव था। समाजवाद की तरफ ज्यादा झुकाव होने का मतलब क्या था कि जो भी उद्योग लगा रही है, जो भी इंडस्ट्रियां लगा रही है, वो सरकार लगा रही है। लोगों को रोजगार सरकार दे रही है, हर सुविधाएं जो मुहैया करा रही है सरकार करा रही है। और अगर प्राइवेट में, भारत के ही लोगों में अगर किसी को प्राइवेट कंपनी खोलनी है तो उस कंपनी खोलने के लिए मतलब दांतों तले चने चबाने वाली सी हालत थी। ये वाला डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, ये लाइसेंस बनवाओ, ये तुम नहीं बना सकते, ये तुम बना सकते हो, ये कर सकते हो। मतलब बड़ी प्राइवेट सेक्टर को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ज्यादा जो ताकत थी ना, जो ज्यादा पावरफुल जो था, वो कौन था? सरकार थी, शासन व्यवस्था थी। ठीक है, तो समाजवाद हम 1947 से 1991 तक मिश्रित होने के बावजूद भी हम समाजवाद की तरफ सरकारों का झुकाव रहा। फिर 91 में आकर करके हमारे आर्थिक सुधार हुए। ये बात आपने स्वतंत्र भारत राजनीति की किताब में जानी। 91 से लेकर करके आज तक की अगर हम स्थितियों में चर्चा करें, आज भी हम मिश्रित ही हैं, आज भी हम मिश्रित हैं। पर अब आज थोड़ा सा झुकाव पूंजीवाद की तरफ ज्यादा है, कैपिटलिस्ट जो है उसकी तरफ ज्यादा है। आज हम लोग बाहर से कंपनियों को बुला रहे, आओ आओ हमारे देश में इन्वेस्ट करो, निवेश करो, लोगों को रोजगार दो। हम बाहर के सामानों को खरीद रहे हैं, हमारा सामान हम बाहर बेच रहे हैं। और ये जो 91 में सुधार हुए उसमें क्या, कौन सी पॉलिसी थी? एलपीजी की पॉलिसी, और जिसमें जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। मतलब वैश्वीकरण के बाद हम कह सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं पूंजीवाद हुए, क्योंकि हम लोग सामान मंगवा रहे हैं, बाहर से कंपनियों को आने दे रहे हैं, हमारा सामान हम लोग भेज रहे हैं। तो अब यहां पर आने के बाद क्या था? जब कंपनी आ रही है तो सरकारें क्या कर रही है? सरकार बोल रही है हाँ हाँ बना लो बना लो, कुछ सामानों को छोड़ दो, उसके अलावा बाकी सब में किसी में लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आपको ये सामान बनाना है बना लो। पर पहले तो क्या, कोई छोटे से छोटा कोई भी सामान आप बना रहे हो उसके लिए भी पहले आपको लाइसेंस लेकर के आना पड़ेगा। उसके अब कुछ चीजों को छोड़ दिया कि जैसे भाई आपको मेडिकल का कोई काम है, कोई डिफेंस के कुछ हथियारों का काम है, इन चीजों में अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, बाकी आपको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, कोई आप काम कर लीजिए। पर पहले नहीं था, पहले हर चीज में तो मतलब सरकार कहीं ना कहीं ज्यादा कंट्रोल कर रही थी। और अब अगर सरकार ने इतनी पावर, इतनी आजादी, इतनी छूट दे दी है तो मतलब आप देखिए ना कि सरकार की शक्ति कम हुई है ना। वहां मतलब पहले 1991 से पहले हर काम के लिए सरकार से पूछा जा रहा था, अब सरकार से नहीं पूछा जा रहा है। सरकार बोल रही कर लो कोई बात नहीं, टैक्स में भी छूट दे देंगे, करो।
तो सरकार कहीं ना कहीं सरकार की ताकत कम हुई या नहीं हुई ना, सरकार की ताकत कम। तो वही ये बात कह रहा है कि सीधा सा एक विचार हमारे दिमाग में ये है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता, राज्य की ताकत में कमी आई है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की धारणा अब पुरानी पड़ गई है और इसकी जगह न्यूनतम हस्तक्षेप राज्य ने ले ली है। राज्य अब कुछ एक मुख्य कामों तक ही अपने आप को सीमित रखता है, जैसे कानून और व्यवस्था को बनाए रखना तथा अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। देखिए, अब पहले जो कल्याणकारी राज्य की धारणा थी कि साहब एक कल्याणकारी राज्य होगा, वेलफेयर स्टेट होगा, जैसे कि हम लोग 1991 से पहले की बात करते हैं, जब भारत में सरकार अपने आप को एक कल्याणकारी सरकार के रूप में कहती है कि जनता का भला करना सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए पिन से लेकर के कार तक सब कुछ जो है उनका ध्यान सरकार रखेगी। हर अर्थव्यवस्था को 3 सवालों का सामना करना पड़ता है बेटा, कौन कौन सी, कि वो क्या बनाए, किस चीजों का उत्पादन करे, कैसे करे। कैसे करे का मतलब क्या, मजदूरों के द्वारा ज्यादा करवाए या मशीनों का प्रयोग करे, और किसके लिए करे, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए। तो अब समाजवादी अर्थव्यवस्था इसका क्या जवाब देती है, क्या उत्पादन करा जाए, तो बोले वह उत्पादन करो जो गरीबों को, वंचितों को जरूरत है, जिसकी समाज को आवश्यकता है। इच्छा है समाज की वो नहीं, आवश्यकता किस चीज की है वो उत्पादन करो। कैसे करें, बोले मजदूरों का ज्यादा प्रयोग करो, नहीं तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, मशीनें ले आएंगे। तो बोले किसके लिए करें, बोले जिनके तक नहीं पहुंच पा रही है वस्तुएं सेवाएं, उनको दो पहले, फिर बाद में देखें। ये समाजवाद का नजरिया है, और इस समाजवाद के नजरिए में देखें तो आप देखने को मिलेगा कल्याणकारी है, जिन तक नहीं पहुंच रहा सरकार वहां तक पहुंचाने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण से जो कल्याणकारी राज्य की जो भावना है, ये जो धारणा है, ये पुरानी पड़ चुकी है। अब सरकार सिर्फ और सिर्फ हस्तक्षेपकारी राज्य बनकर के रह गया है। न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य मतलब कम से कम ही वो हस्तक्षेप कर सकता है, कम से कम ही इंटरफेयर कर सकता है, क्योंकि अब आपने ज्यादा से ज्यादा तो क्या कर दिया, कंपनियों पर से लाइसेंस की व्यवस्था हटा दी। तो आते हैं प्राइवेट कंपनियां देश में खुली जा रही है, वो इन्वेस्ट करती है, पैसा लगाती है, चला रही है। इसके अलावा न्यूनतम हस्तक्षेपकारी में देखिए, सरकार ने लाइसेंस व्यवस्था को खत्म कर दिया है। सरकार अब उत्पादन के लिए ये कह रही है कि जो बाजार में डिमांड हो आप वो बना लीजिए। अब ये नहीं है कि हाँ हम देखेंगे, हम बताएंगे कि किस चीज का उत्पादन करना है, किसका नहीं। जो बाजार मतलब जो लोग मांग रहे हैं वो बना लो। लोग अगर इस गाड़ी की ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, बना डालो, बेच दो जो उनको बेचना है, हमें तो टैक्स दे देना। तो अब सरकार हस्तक्षेप कर रही है, इंटरफेयर कर रही है, पर कम से कम कर रही है, मतलब सरकार की ताकतें कम हुई है। राज्य अब कुछ एक मुख्य कामों तक अपनों को सीमित रखती है। अब राज्य कुछ ही मुख्य काम करता है, जैसे कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना और अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। तो कानून व्यवस्था को बनाए रखना और नागरिकों की सुरक्षा करना, यही मुख्य काम है जो राज्य मतलब सरकार करती है। पर देखिए 100 बातों की एक बात वो ये है कि जब कानून की ताकत राज्य के पास है, सरकार के पास है, तो सब कुछ है ना, सब कुछ उसी के पास है। वो जिस दिन सरकार चाहे वो कानून के द्वारा किसी को भी लाइन में लगा सकती है कि हाँ भैया साहब चलो आज से ये कानून चेंज है, आज से ये सारी जो कंपनियां वो सारी की सारी बंद, ठीक है। तो ताकत तो है, सरकार के पास ताकत रहेगी, अल्टीमेट जो पावर है वो रहेगी। पर बस मैं ये दिखाना चाहता हूं कि पहले की तुलना में जब एक हम समाजवादी मॉडल की चर्चा करते हैं, चाहे वो इंडिया में रहा हो या किसी और दूसरे देशों में रहा हो, उन देशों की तुलना में वैश्वीकरण के बाद किस प्रकार से सरकार की पावर कम हुई है वो देखिएगा। इस तरह के राज्य ने अपने को पहले के कई ऐसे लोक कल्याणकारी कामों से खींच लिया है जिनका लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक कल्याण होता था। तो जो पहले जो राज्य कुछ ऐसे काम किया करता था जिससे कि क्या है, लोक कल्याणकारी कामों से दूर कर लिया। ऐसे काम क्या करता था, इससे लोगों का भला हुआ करता था, सामाजिक आर्थिक कल्याण हुआ करता था। उस सामाजिक और आर्थिक कल्याण के कामों से अब अपने आप को खींच लिया है, दूर कर लिया कि साहब अब ये काम हम नहीं करेंगे, ये अब हमने छोड़ दी है। लोक कल्याणकारी राज्य की जगह अब बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक है। लोक कल्याणकारी राज्य की जगह अब लोक कल्याणकारी राज्य की जगह बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक है। अब बाजार है ना, जो मार्केट है, अब मार्केट इंपोर्टेंट हो गया। मार्केट में क्या है, मार्केट मतलब वह स्थान जहां पे कोई वस्तु खरीदी या बेची जाती है, वो बाजार हो गया। तो अब बाजार मतलब जो जनता है वो किस चीज की डिमांड कर रही है, वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से किस चीज को प्राथमिकता पर रख रही है, वो प्रमुख हो गया है। सरकार किसको रख रही है ये नहीं। अब बाजार मतलब जनता क्या चाहती है। अगर जनता में डिमांड है कि साहब ये चीज आनी चाहिए तो वही आएगी। अब चाहे वो काफी लोगों को आवश्यकता है या नहीं है, वो कुछ को मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो ठीक है, बस मार्केट में क्या डिमांड चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो जनरली प्राइवेट सेक्टर हमेशा, देखिए
ये चीज देखेगा कि प्राइवेट सेक्टर हमेशा वही बनाता है जो लोग डिमांड करते हैं और जिससे कि प्राइवेट सेक्टर खूब पैसा कमा सकता है, पर सरकार वह चीज बनाती है जो लोगों को आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, आप कभी किसी ग्रामीण इलाकों में, भयंकर पिछड़े हुए इलाकों में जाइएगा, वहां आपको कोई प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं देखने को मिलेगा। नहीं देखने को मिलेगा बेटा, बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल कहां देखने को मिलेगा? महंगे महंगे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में देखने को। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि इतना महंगा ट्रीटमेंट गांव में, पिछड़े इलाकों में, गरीब वंचित समुदाय के लोग नहीं करा पाएंगे, फिर हमारा काय का फायदा? कैसे हम डॉक्टर्स को, कैसे हाई जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं उनको बुलाएंगे? हाँ, पर शहरों में तो ये देखिए स्विमिंग पूल भी है, हम वहां पिकनिक पे भी लेकर के जाएंगे और इन नामों पर हम खूब अच्छा खासा पैसा जो है कमा लेंगे। प्रॉफिट दिख रहा है वहां पे, प्रॉफिट मेकिंग वहां दिख रहा है। पर सरकार को देखिए, सरकार क्या कर रही है? ग्रामीण क्षेत्र में बैंक भी खोलती है कि नहीं लोग कनेक्ट हो सके, स्वास्थ्य केंद्र खोल रही है, हॉस्पिटलें खोल रही है, स्कूलें खोल रही है। क्यों? क्योंकि सरकार को सबकी चिंता है। तो सरकार लोक कल्याणकारी होती है और प्राइवेट सेक्टर हमेशा बाजार क्या मांग कर रहा है, अब उसमें जनता का भला हो रहा है या नहीं हो रहा वो बात का मुद्दा है, पर बस पहला मुद्दा प्रॉफिट है। पूरे विश्व में बहुराष्ट्रीय निगम अपने पैर पसार चुके हैं और उनकी भूमिका बढ़ी है। इससे सरकारों के अपने दम पर फैसला करने की क्षमता में कमी आती है। अब बहुराष्ट्रीय निगम का मतलब क्या होता है? देखिए, बहुराष्ट्रीय निगम या इसको बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी कहा जा सकता है, एमएनसीज कहते हैं हम लोग इनको। एमएनसीज की फुल फॉर्म क्या है लिख देता हूं मैं यहां पर, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। जब आप कॉरपोरेशन लिख रहे हैं तो बहुराष्ट्रीय निगम आ जाएगा, और बहुराष्ट्रीय कंपनी लिख रहे हैं तो बहुराष्ट्रीय कंपनी लिख रहे हैं तो मल्टीनेशनल कंपनी या एमएनसी आ जाएगा। बहुराष्ट्रीय निगम या बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी जो एक से ज्यादा देशों में अपना उत्पाद बना रही हो, बेच रही हो, ऐसी कंपनी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, जैसे जोमेटो इंडिया की कंपनी है, इंडिया में भी सेवाएं दे रही है, अमेरिका में भी है और भी देशों में, तो ये एक बहुराष्ट्रीय कंपनी हो गई। सैमसंग है तो सैमसंग के ऑफिस, सैमसंग के मोबाइल बिक भी रहे, इंडिया में फैक्ट्री भी होगी और इस प्रकार से वो अलग देशों में भी है, तो वो भी क्या हो गई? बहुराष्ट्रीय कंपनी हो गई। अब आज इस वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ? ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां है ना, इन्होंने अपने पैर पसार लिए, पूरे विश्व में फैल चुकी है और इनकी भूमिका बढ़ चुकी है। अब इनका जो रोल है ना वो बढ़ चुका है, इनका रोल इंपोर्टेंट हो चुका है और इनके रोल के कारण जो सरकारों के हैं उनके फैसलों की क्षमता में कमी आई है। मतलब अब ये इतने पावरफुल हो चुके हैं कि किसी भी चीज का प्रोडक्शन बड़े लेवल पर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी देश में अपनी फैक्ट्री इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका प्रभाव ज्यादा बढ़ा है और जब प्रभाव ज्यादा बढ़ा तो कहीं ना कहीं सरकार की जो प्रभाव है वो कम हुआ है। इसी के साथ एक बात और भी है, वैश्वीकरण से हमेशा राज्य की ताकत में कमी आती हो ऐसी बात नहीं। तो अब यहां तक एक जो पॉइंट है, एक नजरिया जो है ना, वो हम लोगों ने देखा कि जब राज्य की ताकत में कमी आ रही है, और अब एक नजरिया ये देखते हैं कि जहां पर राज्य की ताकत में कोई कमी नहीं आई है बल्कि राज्य ज्यादा ताकतवर ही बना है, सरकार शासन व्यवस्था ज्यादा ताकतवर ही बनी है। कैसे बनी है? सब कुछ जो भी है ना, फर्क आता है वो नजरिए का ही आता है। बस हम किस चीज को कैसे देखते हैं वो वैसे ही दिखती है अपन लोगों को। जैसा हम देखेंगे संसार को वैसा ही संसार अपन को दिखता है। अगर अपन सोचे कि नहीं भैया सारे ही लोग अच्छे हैं तो हमें सारे ही लोग अच्छे लगेंगे, और अगर हम यही सोचें कि सारे ही लोग बुरे हैं तो हमें फिर सारे ही लोग बुरे लगेंगे। ठीक है, सारा का सारा जो खेल है वो किसका है? नजरिए का है। नजरिए का मतलब नजरों से भी नहीं है बेटा, नजरिए का मतलब हमारे दिमाग से है कि हम क्या सोचते हैं, हमारा माइंड सेट क्या है। ठीक है, माइंड सेट हमारा नजरिया है, हमारा एटीट्यूड है। और ऐसे ही अगर आपने अपना नजरिया बना लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार राजनीति विज्ञान में 100 में से 100 लेकर के आने हैं, तो मैं आपको विश्वास के साथ, गारंटी के साथ कहता हूं कि दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक ले बेटा। अभी भी 4-5 महीनों में भी अगर आपने जी जान लगा करके तैयारी कर ली ना, तो कोई दुनिया में ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक ले। तो अब ऐसा नजरिया रखो कि साहब 100 में से 100 लेकर के आने, 3-4 महीने दुनिया अलग और मैं अपना अलग। बस अब मैं 4 महीने ऐसी तैयारी करूंगा या करूंगी कि भैया अब तो 100 में से 100 आने ही चाहिए। तो नजरिए की बहुत बड़ी बात होती है, माइंड सेट की बड़ी बात होती है।
राजनीतिक समुदाय के आधार के रूप में राज्य की प्रधानता को कोई चुनौती नहीं मिली और राज्य इस अर्थ में आज भी प्रमुख है। तो देखिए, राजनीतिक समुदाय के आधार में देखें तो जो राज्य की प्रधानता है कि सरकार हेड है, सरकार मुखिया है, तो आज तक उसको कोई चुनौती नहीं मिली। आज भी जो प्रमुख है वो भी कौन है? राज्य है। सरकार आज भी प्रमुख है। कैसे प्रमुख है? बाहर से कोई भी कंपनी आएगी तो उसको पहले तो परमिशन सरकार से लेनी पड़ेगी ना, कि सर हम यहाँ पे फैक्ट्री लगा ले, ये कर ले, वो कर ले, तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके अलावा जो गुड्स बना रहे हैं उस पर क्या होगा, कैसा होगा, चेकिंग वेकिंग सारी जो है वो भारत की सरकार के अंतर्गत होंगी। टैक्स लगेगा, भारत की सरकार के अंतर्गत लगेगा। तो काफी चीजें जो है वो सरकार के पास, मतलब पावर सरकार के पास ही रहेगी। पावर पूरी की पूरी जो है सरकार के पास ही रहेगी। तो सरकार कमजोर नहीं हो रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। विश्व की राजनीति में अभी भी विभिन्न देशों के बीच मौजूदा पुरानी ईर्ष्या और प्रतिद्वंदिता की दखल है। तो विश्व की राजनीति में देखें, अभी भी जो विभिन्न देश, अलग देश है, अलग अलग देशों के बीच में ईर्ष्या, मतलब एक दूसरे देशों के बीच में जलन, कंपटीशन की जो भावना है वो है। राज्य कानून और व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अपने अनिवार्य कार्यों को पूरा कर रहे हैं और बहुत सोच समझकर अपने कदम उन्हीं दायरों से खींच रहे हैं जहां उनकी मर्जी हो। राज्य अभी भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। देखिए, सरकार एक्चुअल में कर क्या रही है? सरकार कानून व्यवस्था को, इनको तो संभाल ही रही है, पर सरकार ऐसी ऐसी जगहों से काम खींचती जा रही है जहां लग रहा है कि ठीक है यार, ये लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है, दे दो इन लोगों को, दे दो। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं, मैं एक दो क्लासों में वो उदाहरण और देता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक पिताजी है, घर में कोई फंक्शन है, जैसे मान लीजिए कोई शादी का फंक्शन है और कोई फंक्शन है, तो अब एक तो क्या करें, पिताजी भैया सारे काम खुद ही संभाले। ये हलवाई वाले के पास भी खुद जा रहे हैं, टेंट वाले के पास भी खुद जा रहे हैं, घोड़ी वाले के पास भी खुद जा रहे हैं, ऐसे खुद जा रहे हैं। तो अब सारा लोड उनके ऊपर है। पर उनके 3-4 बेटे हैं, तो बेटा देख, ये तेरी जिम्मेदारी है, हलवाई का सारा तू देखना, ये पैसे संभाल, वो जो मांगे जब मांगे देता रहना, पूरा हिसाब रखना बेटा। ये देख बेटा, टेंट का तेरा जिम्मेदारी, ध्यान रखना। अब वो फ्री हो गए, उन्होंने अपना पैर खींच लिया कि साहब अब ये कर लेंगे, बेटे बड़े हो गए, जवान हो गए, इनको संभाल ले दो, ये मोर्चा संभालेंगे। बट अभी भी पावर तो पिताजी के हाथ में है ना। कोई भी समस्या है तो वो भाग करके तो पिताजी वो हलवाई ऐसा कह रहा है कि नहीं 2000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। कैसे देने पड़ेंगे? बोला उसको, बोला यहाँ पे, बोला कैसे देने पड़ेंगे? पहले बात हुई थी हमारी इतने में, कैसे देगा 2000? नहीं बेटा, अपन नहीं देंगे 2000। तो सारा का सारा जो पावर है ना, वो तो पिताजी के हाथ में ही है। तो यहाँ पे सरकार का भी बस वही रोल है। सरकार ने हाँ काम सौंप दे, कर लो तुम कर लो, पर तुम जो कुछ भी करोगे ना, उस सब पर निगरानी हमारी है, सरकार की निगरानी है। तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना, हमारे जो कानून है उनको मानना पड़ेगा। तुम जो करोगे उस पर हमारी नजर है। तो सरकार कहीं ना कहीं पावरफुल है। सरकार आज श्रमिकों के लिए कानून बनाती, किसने बनाया? सरकार ने बनाया। अब कोई सी कंपनी आ जाओ, कोई सी देश की, उसको ये कानून तो मानना ही पड़ेगा ना कि हमारे श्रमिकों से ये काम करवाए, ये ना करवाए। अगर हमारे देश का कानून, जो कि सरकार, देश की संसद बना रही है, और वो कहते हैं कि बाल श्रमिक हमारे देश में कानूनी अपराध है, कोई कंपनी करवा के दिखाए बच्चों से काम, नहीं जेल में ले ले तो सरकार उसको ले लेगी। तो मतलब पावरफुल सरकार ने सिर्फ छोड़ा है कि जाओ करो तुम लोग, पर तुम पर हमारी निगरानी है, पावरफुल तो हम ही रहेंगे। वस्तुतः कुछ मायनों में वैश्वीकरण के फलस्वरूप राज्य की ताकत में इजाफा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप राज्य की जो ताकत है उसमें इजाफा हुआ है, मतलब बढ़ोतरी ही हुई है। अब राज्यों के हाथ में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है, जिसके बूते राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकती है। अब देखिए, अब जब बाहर से कंपनियां आ रही हैं और आ रही हैं, तो वो बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी लेकर के आ रही हैं, और इस अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी के कारण क्या हो रहा है, अब सरकार के पास भी बेहतर से बेहतर सूचना है, अच्छी से अच्छी सूचनाएं आज सरकार के पास है। जब अच्छी से अच्छी सूचनाएं सरकार के पास है तो वो नागरिकों के लिए कुछ बेहतर भी कर सकती है। आज अगर सरकार को कुछ सूचना मिल रही है, सरकार को और कुछ मिल रहा है, जैसे अगर अपन देखें तो ऑनलाइन बहुत सी बार सरकार सुझाव मांगती है कि आप सरकार को सुझाव दीजिए कि इन मुद्दों पर सरकार क्या काम करे। तो अब आज ऑनलाइन के माध्यम से सरकार को सुझाव मिल गया कि हाँ यार, लोग ये चाह रहे हैं, ऐसा हमें करना चाहिए। तो सूचनाएं जब सरकार के पास है, और सूचनाओं के कारण से अभी आप देखेंगे कि आजकल आधार कार्ड हमारा हर जगह लिंक्ड है, तो सरकार को काफी जानकारी है कि इस व्यक्ति के पास इतना पैसा आता है, इतना नहीं आता है, ये ऐसा जीवन व्यतीत कर रहा है, तो सरकार उसकी उस प्रकार से सहायता कर सकती है, मदद कर सकती है।
इस सूचना के दम पर राज्य ज्यादा कारगर ढंग से काम कर सकते हैं, उनकी क्षमता बढ़ी है, कम नहीं हुई। इस प्रकार नई प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप राज्य अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर है। तो अब यहाँ पे राज्य ज्यादा कारगर ढंग से, बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं, उनकी क्षमता, उनकी ताकत बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और नई प्रौद्योगिकी जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसके कारण अब राज्य जो सरकार है वो ज्यादा ताकतवर हुई है, ज्यादा पावरफुल बनी है। चलिए, तो अब हमने ये पे देख लिया राजनीतिक प्रभाव, पॉलिटिकल जो इंपैक्ट था वो देख लिया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सरकार ताकतवर भी हुई है, नहीं भी हुई है, पर ओवरऑल अगर हम एक कंक्लूजन निकाले तो वो यही है कि सरकार की ताकतों पर इजाफा हुआ है, सरकार के पास बेहतर पावर आई है। चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं सांस्कृतिक प्रभाव की या कल्चरल इंपैक्ट की। अब संस्कृति का मतलब, कल्चर का मतलब आप सभी को पता है, हमारा खाना पीना, रहना, बोलचाल, रहन सहन, ये सब कुछ जो है ना, ये कल्चर का हिस्सा है, संस्कृति का हिस्सा है। आज हम लोग जब कहते हैं कि हम मॉडर्न हैं, तो मॉडर्न का क्या अर्थ हम लोगों ने निकाल रखा है बच्चों? मॉडर्न का अर्थ हम लोगों ने क्या निकाल रखा है? मॉडर्न का अर्थ अपन ने निकाल रखा है हम सूट बूट पहने, हम टाई वाई लगाए, जो वेस्टर्न में, पश्चिम में जो कपड़े पहने जाते हैं, ऐसे कपड़े पहने तो मॉडर्न है। ये भी गलत बात है, गलत बात है। मॉडर्न का अर्थ मैं सिर्फ इतना सा कहता हूं कि हमारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, हम मॉडर्न है। मॉडर्न का मतलब ये नहीं कि हम वहां के पश्चिम के कपड़े ही पहने तभी हम मॉडर्न कहलाएंगे, नहीं। अगर हम हमारे देश का धोती कुर्ता भी पहनते हैं तो भी हम मॉडर्न हैं, तो भी हम अच्छे हैं। तो संस्कृति, हर कल्चर का सम्मान करना, ये भारत की संस्कृति में, भारत की सभ्यता में रहा है और रहना भी चाहिए, सभी की में रहना चाहिए। पर समय के साथ क्या हुआ कि संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ। अब हम देखते हैं वहां का सामान यहाँ, यहाँ का सामान वहां। तो अब जब हम देखते हैं कि अमेरिका में लोगों ने जींस पहनी और वो जींस से यहाँ आना शुरू हुई, तो लोगों ने पहनना शुरू करा। तो जींस हमने पहन ली तो कहीं ना कहीं हमने वेस्टर्न जो कल्चर है, उस वेस्टर्न कल्चर को थोड़ा सा अडॉप्ट कर लिया, हमने अपना लिया। पर अब उसमें देखो हमने थोड़ा सा इंडियनाइजेशन भी कर दिया। अब हम उस जींस पर टी शर्ट, शर्ट तो पहन ही रहे कभी कभार, पर कभी कभार जैसे दिवाली का सीजन आने वाला है, हमने उस पर कुर्ता पहन लिया। कभी वेडिंग में, शादियों में हमने उस पर जींस पे कुर्ता पहन लिया। तो एक गजब की जोड़ी जो है वो बन गई। अब कुर्ता इंडिया का है और वो जींस वहां की है, तो ये संस्कृति का मिक्सचर हो गया है। एक थोड़ा और भी बेहतर लोगों के लिए पास आउटलुक आ चुका है कि सब हम ये पहन ले। तो संस्कृति, कल्चर का प्रभाव देखेंगे कि इस वैश्वीकरण के कारण संस्कृतियों का क्या प्रभाव, कल्चर पर क्या प्रभाव पड़ा है। आइए, वैश्वीकरण के परिणाम सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक दायरों में ही नजर नहीं आते हैं, हम घर में बैठे हों तब भी इसकी चपेट में होते हैं। देखिए, अब सिर्फ परिणाम आर्थिक और राजनीतिक ही नहीं होते हैं। तो अभी आर्थिक अपन ने पढ़े नहीं है, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा डिटेल में है। और तो सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक ही नहीं होते हैं, अब जब हम घर पे बैठे तब भी हम इसकी चपेट में, तब भी हम वैश्वीकरण की चपेट में हैं। कैसे? हम जो कुछ खाते पीते पहनते हैं तो सोचते हैं, सब पर इसका असर नजर आता है। तो हम जो खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, सोचते हैं, सब पर इस वैश्वीकरण का असर नजर आता है। और देखो एक चीज और है बच्चों कि मॉडर्न होने के नाम पर मैं सही कहता हूं कि आज की जनरेशन में मॉडर्निटी का मतलब कि जो वेस्ट में हो रहा है, जो पश्चिम में हो रहा है, वो मॉडर्न है और वही कहीं ना कहीं सही है। पर नहीं, आज इस मॉडर्निटी के नाम पर मैं सही बता रहा हूं, काफी बच्चे गलत नशों में, गलत शौक में जा रहे हैं। अरे यार, वहां भी तो होता है, सिगरेट पीने लग गए हैं, ड्रिंकिंग करने लग गए हैं। अरे मॉडर्न है यार, तू नहीं पीता है क्या? मॉडर्न जनरेशन है, ऐसा है, वैसा है। गलत है बेटा, ये चीज बिल्कुल वाहियात बात है, बिल्कुल गलत बात है। और देखिए, मॉडर्निटी का होने का अर्थ यह है कि हाँ, अगर आज के समय में कुछ अच्छा चल रहा है उसको हम अपनाएं, बहुत अच्छी बात है, वो मॉडर्निटी है। बट गलत रास्तों पे चले जाए, ऐसे रास्तों पे चले जाए जहां हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, फिर वो मॉडर्निटी नहीं है बेटा। ऐसी मॉडर्निटी हमें नहीं अपनानी चाहिए। आप अच्छे काम जीवन में करिए, गलत आदतों से, गलत शौकों से, गलत लोगों से, गलत संगत से बचिए बेटा। देखिए बेटा, मैं आपको एक बात बताता हूं, सब कुछ जो निर्भर करता है ना, वो आप पर निर्भर करता है। आप अगर गलत संगत में रहोगे, आपका जीवन बर्बाद होगा, कोई नहीं बचाने आएगा, आपका ही जीवन बर्बाद होगा। समय रहते में गलत संगत छोड़ देनी चाहिए। कोई ये कहे, अरे अरे भाई पी ले, सिगरेट में क्या होता है, कौन सा तू मरी जाएगा इसमें आज। बोले नहीं भाई, तू पी, तू जिंदा रहे, तू मर, चाहे मैं बिना पिए कल ही मर जाऊं, मुझे उसकी चिंता नहीं, पर मैं ही गलत आदत में नहीं जाऊंगा। जैसे कि डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर कहते हैं ना, ये वन वे रूट है बेटा। ये ऐसे नशे हैं, ऐसी जो गलत आदतें होती है, वो वन वे रास्ता होता है। एक तरफ इंसान चला जाता है ना, तो वापस लौटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन चीजों में हमें कभी पढ़ना ही नहीं है,
गलत रास्तों पे कभी जाना ही नहीं है। बिल्कुल सही कदम चलते हुए, अच्छे रास्तों पे चलते हुए हमें एक अच्छा जो बेहतर जीवन हम लोगों को बनाना ना, क्योंकि अपना उद्देश्य होना चाहिए बेटा कि हमें भगवान ने जीवन दिया है तो हम उसको व्यर्थ नहीं करेंगे, हम बेकार नहीं करेंगे, हम गलत नशों में, गलत आदतों में, गलत शौक में, इनमें जाकर के हम हमारा जीवन बर्बाद नहीं करने वाले। हम तो सिर्फ और सिर्फ हमारा तो एक ही उद्देश्य है, नशा भी होगा तो सफलता का ही होगा। कुछ भी करें, चाहे मैं मेहनत मजदूरी कर लूं, पर मैं करना मुझे मेरी मेहनत से है और मुझे जिंदगी में बेहतर से बेहतर व्यक्ति बनकर के निकलना है। मुझे इन गलत आदतों में, गलत शौक में जाकर करके मेरा जीवन है और मुझे खुद को बर्बाद नहीं करना है। तो हम इन गलत आदतों से, इन गलत चीजों से बचे। मॉडर्निटी के नाम पर सब कुछ जायज नहीं है बेटा, आप इन चीजों को समझिएगा। अभी आप ऐसी एज में चल रहे हैं जिस एज में आपको कोई कुछ भी कहे आप बहुत जल्दी मान लेते हैं, पेरेंट्स का जल्दी विरोध कर देते हैं कि पेरेंट्स कह रहे हैं गलत है, टीचर भी माँ बाप वाला सब बोली बोलता है। नहीं, आप इन चीज़ों को समझिए और इन चीज़ों से, गलत चीज़ों से रह करके आप बचिए। और दूसरी बात यह है कि देखिए, कुछ लोग जो गलत संगत में रहते हैं, गलत बात है। अब बहुत सी बार ऐसा उदाहरण आता है कि कीचड़ में रह करके कमल भी तो खिलता है। तो अगर आप ऐसे लोगों के बीच में हो कि आप जहाँ रहते हो वहाँ सारे लोग खराब है, तो फिर आप जीवन में ऐसा बनो कि लोग कहे कि यार वहाँ सारे लोग रहते थे ना, पर ये लोग तो, ये व्यक्ति तो अलग ही है। और आपके दोस्तों में, किसी की में ऐसी गलत संगत में आप हो तो बेटा मैं कहता हूँ समय रहते हुए छोड़ दीजिएगा। चाहे हम 2 चैप्टर कम पढ़ लें, 2 अक्षर कम पढ़ लें, पर हमें गलत संगत का सहारा नहीं लेना है। चाहे दोस्त 1 या 2 बना लो, पर दोस्त जीवन में अच्छे बनाओ, बेहतर दोस्त बनाओ जो जीवन में ऐसा कहे कि अरे यार कोई बात नहीं, तू मस्त रहे, चिंता मत कर, ले यार तेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, ले मैं तेरी हेल्प करता हूँ। मैं जीवन में, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा क्या जीवन है क्या नहीं, पर मैंने दोस्तों की संख्या बहुत कम रखी बेटा, लिमिटेड। आज के मौजूदा दौर में मैं कहूँ मेरे पास सिर्फ 1 से 2 दोस्त हैं, पर मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि वो बहुत अच्छे हैं। मुझे कभी एडवाइस की जरूरत पड़ती है तो मुझे अच्छी ही एडवाइस वहाँ से मिलती है। तो अच्छे दोस्त जीवन में रखिए और बेहतर बनिए। मॉडर्निटी के नाम पर कुछ भी मत करिए। हम जिन बातों को अपनी पसंद कहते हैं वे बातें वैश्वीकरण के असर में तय करती है, तो हम जिन बातों को अपनी पसंद कह रहे हैं वो वैश्वीकरण के असर में तय करती है। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों को देखते हुए इस भय को बल मिला है कि यह प्रक्रिया विश्व की संस्कृतियों को खतरा पहुंचाएंगी। वैश्वीकरण से यह होता है कि क्योंकि वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपता ले आता है। देखिए, अब ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि वैश्वीकरण के जो सांस्कृतिक प्रभाव है, इससे डर है कि विश्व की जो संस्कृति है उनको खतरा पहुंचाएंगी, नुकसान पहुंचाएंगी, क्योंकि ये क्या करती है, सारी संस्कृतियों को एक जैसा सा कर देती है। पर क्या सच में जो वैश्वीकरण है वो किसी संस्कृति को खतरा पहुंचा रहा है? सांस्कृतिक समरूपता का यह अर्थ नहीं कि किसी विश्व संस्कृति का उदय हो रहा हो। विश्व संस्कृति के नाम पर दरअसल शेष विश्व पर पश्चिमी संस्कृति लादी जा रही है। अब सांस्कृतिक समरूपता का मतलब यह नहीं है कि कोई नई संस्कृति का उदय हो रहा हो, बट एक्चुअल में क्या है, जो पश्चिमी संस्कृति है ना उसको लादा जा रहा है, उसको पूरी दुनिया पे सौंपा जा रहा है। देखो जो पश्चिम, मैंने अभी क्या कहा, मॉडर्निटी का मतलब क्या हो रहा है कि जो पश्चिम में हो रहा है वो सही है। यही बात आप लोगों ने नियोजित विकास की राजनीति अध्याय 3 स्वतंत्र भारत राजनीति की किताब में पढ़ा था ना कि भैया जो मॉडर्न है उस मॉडर्न का क्या, आधुनिक होने का क्या अर्थ ले रखा कि जो पश्चिम में हो रहा है वह है। तो पश्चिमी संस्कृति लादी जा रही है। कुछ लोगों का तर्क है कि बर्गर अथवा नीली जींस की लोकप्रियता का नजदीकी रिश्ता अमेरिकी जीवन शैली के गहरे प्रभाव से है, क्योंकि राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली संस्कृति कम ताकतवर समाजों पर अपनी छाप छोड़ती है और संसार वैसा ही दिखता है जैसा ताकतवर संस्कृति से बनाना चाहती है। अब देखिए, अमेरिका एक ताकतवर देश है, एक सुपर पावर है, महाशक्ति है, और जैसे इसी किताब का अध्याय 3 था अमेरिका का वर्चस्व, यूएस हेजेमनी, जो कि काट दिया गया है इस चैप्टर को, उसमें अगर आप पढ़ते तो आप ये और देखते कि उसका किस प्रकार से प्रभाव सांस्कृतिक रूप से है। तो अब अमेरिका एक ताकतवर है और बाकी जो देश है उसकी तुलना में कमजोर है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी संस्कृति का प्रभाव, प्रभुत्व छोड़ना चाहती है। तो जो बर्गर है, नीली जीन्स है, ये कहाँ की लोकप्रियता है? ये अमेरिका की लोकप्रियता है, और वो दूसरे देशों पर ये अपना प्रभुत्व छोड़ रही है, प्रभुत्वशाली बना रही है, और ये दुनिया को वैसा ही बना देती है जैसा कि ये देखना चाहते हैं। जो ये तर्क देते हैं कि वे अक्सर दुनिया के मैकडोनाल्डीकरण की तरफ इशारा करते हैं, उनका मानना है कि विभिन्न संस्कृतियां अब अपने को प्रभुत्वशाली अमेरिका ढर्रे पर डालने लगी है, क्योंकि इससे पूरे विश्व की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो अब कुछ लोगों का ये मानना है कि भैया इससे क्या हो रहा है कि हर देश अपनी संस्कृतियों को छोड़ करके अमेरिकी जो संस्कृति है, कल्चर है, उसमें अपने आप को ढालता जा रहा है, और खुद जो बाकी देशों की जो संस्कृति है, कल्चर है, वो खत्म होता जा रहा है।
इसलिए ये केवल गरीब देशों के लिए ही नहीं बल्कि समूची मानवता के लिए खतरनाक है। तो इसलिए मानते हैं कि जो वैश्वीकरण है ना, वो सिर्फ गरीब देशों के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए ही खतरनाक है। इसके साथ साथ ये मान लेना एक भूल है कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव सिर्फ नकारात्मक है। संस्कृति कोई जड़ वस्तु नहीं होती। देखिए, अब आप इतना पढ़ करके ये सोचो कि संस्कृति का ये प्रभाव हो रहा था, वैश्वीकरण सिर्फ और सिर्फ एक नकारात्मक प्रभाव है, नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। संस्कृति कोई जड़ वस्तु नहीं, जड़ की वस्तु का मतलब कोई ऐसे रिजिड नहीं है, रिजिड नहीं है बेटा, कठोर नहीं है कि नहीं नहीं साहब बस हम ये मानने लग गए तो यही मानने लगे, ऐसा नहीं। अब आज आप देखो, अपन जो डेली लाइफ में ना, डेली लाइफ में जीन्स शर्ट पहन लेते हैं, बट कभी कोई जैसे मान लीजिए दिवाली का फंक्शन आ गया या और कोई फंक्शन आ गया तो क्या पहनेंगे, कुर्ते पजामे पहनेंगे। कुर्ते पजामा कहाँ का कल्चर है, भारत का कल्चर है। आप दूसरे देशों में देखो कुर्ता काफी चलता है तो कुर्ता पहनते हैं, कुर्ता कहाँ का है, इंडिया का कल्चर है। अब आप कभी कभार बर्गर खा सकते हो और खा सकते हो, ठीक है, ये सब कुछ खा सकते हो, बट अगर साउथ के हो तो जैसे जो डोसा आता है वो डोसा अपनी पहली पसंद है। जैसे हम लोग राजस्थान के हैं तो दाल बाटी चूरमा पहली हमारी प्राथमिकता पे पसंद पे होता है। और जो बाहर से जो लोग आते हैं, राजस्थान के बाहर से जो लोग आते हैं, वो मतलब अगर कहीं रुकते हैं जैसे भाई दूसरे राज्यों से, तो वो पूछते हैं अरे भाई यार सुना है राजस्थान का दाल बाटी चूरमा बड़ा फेमस है, खिलाओ ना यार। तो अब वो दाल बाटी चूरमा खा कर करके जाते हैं। तो मतलब संस्कृति ऐसा नहीं है कि हमने एक अपना ली बस वही, हम एक्चुअल में संस्कृति का मिश्रण हो रहा है, सब कुछ हमारा एक साथ चल रहा है, हम उसको भी अपना रहे हैं, उसको भी अपना रहे हैं। हर संस्कृति हर समय बाहरी प्रभावों को स्वीकार करती रहती है। कुछ बाहरी प्रभाव नकारात्मक होते हैं क्योंकि इससे हमारी पसंदों में कमी आती है। हर संस्कृति हर समय जो बाहरी प्रभाव होती है उनके स्वीकार करती है। कुछ बाहरी प्रभाव नकारात्मक होते हैं क्योंकि इससे हमारे पसंदों में कमी आती है। अगर आपकी पसंदों में कमी आए तो वो नकारात्मक है। पर जैसे आज हमारे पास जींस का ऑप्शन बढ़ ही रहा है, कम नहीं हुआ। हमारे पास हमारा धोती कुर्ता भी है, हमारे पास हमारा जो कुर्ते पजामे हैं वो भी है, हमारे पास और भी जो हमारे ड्रेसेस हैं वो भी हैं, बट वो एक और ऐड हो गया कि चलो भैया जींस भी पहन लेनी चाहिए। कभी कभी बाहरी प्रभावों से हमारी पसंद नापसंद का दायरा बढ़ता है, तो कभी इनसे परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों को छोड़े बिना संस्कृति का परिष्कार होता है। तो कभी कभार बाहरी प्रभावों से हमारे पसंद नापसंद का या तो दायरा बढ़ता है, और कभी कभार परंपरागत जो सांस्कृतिक मूल्यों को छोड़े बिना हमारी संस्कृति का दायरा भी बढ़ता है। बर्गर मसाला डोसा का विकल्प नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए बर्गर से वस्तु तो कोई खतरा नहीं है, इससे हुआ मात्र इतना है कि हमारे भोजन की पसंद में एक चीज और शामिल हो गई, ठीक है। तो भैया मसाला डोसा का आप ये नहीं कि हाँ भैया मसाला डोसा के ऊपर अब बर्गर आ गया, नहीं भैया, बर्गर एक साइड मसाला डोसा एक साइड। अब बस ये है कि पहले मसाला डोसा हुआ करता था, अब बर्गर और जुड़ गया, ठीक है, अब और अलग अलग चीजें जुड़ गई। अब जो इच्छा हो गया हम वो खा सकते हैं। पर ये थोड़ी कि नहीं साहब बर्गर आ गया तो अब मसाला डोसा गायब, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो लोगों को वो पसंद है तो वो पसंद ही रहेगा। दूसरी तरफ नीली जींस भी हथकरघा पर बने खादी के कुर्ते के साथ खूब चलती है। यहां हम बाहरी प्रभाव से एक अनूठी बात देखते हैं कि नीली जींस के ऊपर खादी का कुर्ता पहना जा रहा है। मजेदार बात तो यह है बच्चों कि इन अनूठे पहनावों को अब उसी देश को निर्यात किया जा रहा है जिसने हमें नीली जींस दी है। जींस के ऊपर कुर्ता पहने अमेरिका को देखना अब संभव है। तो देखो, ये संस्कृतियों का मिक्सचर है, ये वैश्वीकरण है बेटा, कि पूरा विश्व एक हो चुका है। और इंटरेस्टिंग बात देखो कि जो जिस देश ने हमें जींस दी है अब उसी को हम कुर्ते बेच रहे हैं कि देखो सर कुर्ता और भी है, बढ़िया लगेगा, हैंडसम लगोगे सर, पहनो कुर्ता आप लोग। तो ये क्या है कि हमने कल्चर को मिक्स कर दिया कि अमेरिका का और इंडिया का जो कल्चर है वो मिक्स सा हो चुका है। जींस उनकी और कुर्ता हमारा है। तो अब हम अमेरिकन को कुर्ता पहनते हुए भी देख सकते हैं, संभव है। सांस्कृतिक समरूपता वैश्वीकरण का एक पहलू है, तो वैश्वीकरण से इसका उल्टा प्रभाव भी पैदा हुआ है। तो सांस्कृतिक समरूपता वैश्वीकरण का एक पहलू है कि मतलब जहां पे पश्चिमी संस्कृति ला दी गई है, पर उसका एक उल्टा प्रभाव भी हमें देखने को मिला है। वैश्वीकरण से हर संस्कृति कहीं ज्यादा अलग और विशिष्ट होती जा रही है। इस प्रक्रिया को सांस्कृतिक विभिन्नीकरण कहते हैं। तो वैश्वीकरण के कारण हर संस्कृति कहीं ज्यादा अलग और विशिष्ट स्पेशल होती जा रही है। थोड़ी सी स्पेशलिटी आपको आपकी संस्कृति में, आपके कल्चर में देखने को मिलती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सांस्कृतिक विभिन्नीकरण कहते हैं। मतलब और भी हमारे पास वेराइटीज देखने को आ रही है, कल्चर हमारा बेहतरीन होता ही जा रहा है। ओके, और आपकी तैयारियां बेहतरीन हो इसके लिए लर्निश आर्ट्स लेकर के आता है कक्षा 12 अर्थशास्त्र, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान और भूगोल के कोर्सेज, जिसमें आपको मिलेंगे 24x7 डाउट सॉल्विंग ग्रुप, हैंड रिटन नोट्स, आपको मिलेंगे लाइव के सबकी के पीडीएफ और ऑब्जेक्टिव टेस्ट और मॉडल पेपर। कोर्स को लेने के लिए 2 नंबरों पे कॉल करें। और आज के लिए इतना ही।
कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और आज का लेक्चर कैसा लगा ये भी जरूर बताएं। बाकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।